बेटा हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें मैं अभी आप लोगों को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का इमेज है, क्वेश्चन है ये। अब कोई भी आंसर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का आप लोगों को पूरा ब्लैंक फॉर्मेट पहले से ही बना देना है। सुनते जाओ, मैंने पूरा ब्लैंक, ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है पूरा, यहां से लेकर आंसर है। तो जो मैंने थियरी वाले पेजेस में ब्लैंक फॉर्मेट बताया था, ऐसा ब्लैंक फॉर्मेट हर क्वेश्चन में आपको पहले से ही बना के रखना है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद 4-5 लाइन छोड़ देनी है। इतना ब्लैंक फॉर्मेट आपको पहले से ही बना के रखना है। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले रेवेन्यू अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट, फिर शेड्यूल 1 प्रीमियम अर्न्ड नेट, फिर शेड्यूल 2। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन रीड भी नहीं किया क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मेट पहले से ही ब्लैंक फॉर्मेट बनाया हुआ होना चाहिए। ये शेड्यूल 2 और ये शेड्यूल 3 और ये शेड्यूल 4, पहले से इतना ब्लैंक फॉर्मेट बना देना है आपको। आगे अब क्वेश्चन में जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट ऑफ फायर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ फायर डिपार्टमेंट पूछा है और मैंने जो फॉर्मेट में कॉलम्स बना के रखे हैं, मैंने तीनों कॉलम बना के रखे हैं, फायर का भी, मरीन का भी, जनरल इंश्योरेंस का भी। तो आप लोग एग्जाम में हर सम में तीनों कॉलम नहीं बनाना, जिस क्वेश्चन में जो डिपार्टमेंट पूछा हो उतने ही कॉलम बनाना। जैसे यहाँ पे सिर्फ फायर डिपार्टमेंट पूछा है तो बाकी के 2 कॉलम काम के नहीं है, तो वो आप ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा। देखो मैं बाकी के 2 कॉलम सब जगह पे डिलीट कर देता हूं, सुनना ध्यान से। यदि ये फायर डिपार्टमेंट है तो मैं मरीन डिपार्टमेंट और जनरल इंश्योरेंस को बिल्कुल डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट, डिलीट, मरीन डिपार्टमेंट और जनरल इंश्योरेंस डिपार्टमेंट मैंने डिलीट कर दिया। यहां पे भी ऐसे ही, ये मरीन डिपार्टमेंट को डिलीट कर दिया और जनरल इंश्योरेंस को भी डिलीट कर दिया। एक ही कॉलम चाहिए फायर का, तो बाकी के 2 कॉलम बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे। कॉलम ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा, बना दिए हो मरीन का कॉलम और जनरल इंश्योरेंस का तो भी चलेगा, डैश डैश कर देना, ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा। मैक्सिमम 3 ही डिपार्टमेंट होते हैं, फायर और मरीन और जनरल इंश्योरेंस। तो मैंने क्या किया, सब जगह से मरीन और जनरल इंश्योरेंस का कॉलम डिलीट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम है सब जगह पे, फायर डिपार्टमेंट का। ठीक है, क्लियर। अब शुरू करते हैं। यहां पे ऊपर लिखा हुआ था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट ऑफ फायर डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/19। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/19 रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे डेट आएगी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/19 रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2019। ठीक है, ये हेडिंग लिखना जरूरी है 3 लाइन में। आगे अब क्वेश्चन में जाते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑन 31/3/18। अब अगर प्रीमियम में बताया हुआ नहीं हो कि डायरेक्ट बिजनेस का है कि री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का है या री इंश्योरेंस सीडेड का है, कुछ बताया हुआ नहीं हो, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि डायरेक्ट बिजनेस का। और डायरेक्ट बिजनेस का आउटस्टैंडिंग प्रीमियम हमारा करंट ईयर है 31/3/19, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो हमारा करंट ईयर, करंट अकाउंटिंग ईयर 31/3/19 पे खत्म होता है। तो शुरू कब होगा, शुरू होगा 1/4/2018 पे और खत्म होगा 31/3/2019 पे। ये हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है। यहाँ पे जो ऊपर डेट दी हुई होती है ट्रायल बैलेंस की जो डेट होती है वो अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट होती है 31/3/19। तो हमारा साल शुरू कब होगा 1/4/18, तो 31/3/18 या 1/4/18 एक ही बात है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम दिया हुआ है 2000, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस होता है। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड होता है और आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर
लेस होता है। ये हमने 11 से लेकर सीखा है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करो, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करो। तो ये जो 2000 रुपीज है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, ये शेड्यूल 1 में थे माइनस हो जाएगा। ये जो मैंने साइड में लिख के रखा है -1, -1 मतलब शेड्यूल 1 में माइनस। प्रीमियम की सारी ट्रांजेक्शन्स शेड्यूल 1 में आती है, तो ये 2000 मैं शेड्यूल 1 में जाऊंगा और ये वाला 2000 माइनस करूंगा। ये शेड्यूल 1 और मैं यहां पे लिखूंगा 2000 माइनस में, माइनस साइन लगाओ तो ज्यादा बेटर है, माइनस साइन लगाओ तो ज्यादा बेटर है, नहीं भी लगाओ तो चलेगा। वैसे हम लोग यहाँ पे आगे लेस लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे लेस, तो समझने की बात है, लेस मतलब वो माइनस ही करना है। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का 2000 आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मैंने माइनस कर दिया शेड्यूल 1 में। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद आपको दिया हुआ है रिजर्व फॉर रिस्क, मतलब इसका पूरा नाम होता है रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क। 31,318 मतलब लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग 10 लाख, और एडिशनल रिजर्व 31,318 2 लाख। ये दोनों ओपनिंग रिजर्व्स हैं, दोनों ओपनिंग रिजर्व्स शेड्यूल 1 में ऐड होते हैं, 10 लाख और 2 लाख। देखते रहो, शेड्यूल 1 में जाएंगे, ये शेड्यूल 1 है, इसमें 10 लाख और 2 लाख ओपनिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क 10 लाख, और ओपनिंग एडिशनल रिजर्व 2 लाख, ये दोनों शेड्यूल 1 में ऐड होते हैं। तो 10 लाख और 2 लाख टोटल हुआ 12 लाख, 10 लाख और 2 लाख टोटल हुआ 12 लाख। ये 12 लाख आउटर कॉलम में आ जाएगा, इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं होता है, बस इनर कॉलम और आउटर कॉलम होता है। तो ये 10 लाख और 2 लाख, ये 10 लाख और 2 लाख दोनों रिजर्व्स ऐड होंगे। एक है ओपनिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क और एक है ओपनिंग एडिशनल रिजर्व। 10 लाख और 2 लाख टोटल हुआ 12 लाख, ये ऐड हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे ये दोनों शेड्यूल 1 में ऐड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद लिखा हुआ है क्लेम पेड। क्लेम पेड 12,80,000, ये हमारा एक्सपेंस होता है, सबसे बड़ा खर्चा होता है। क्लेम का शेड्यूल मतलब शेड्यूल 2, और अगर क्लेम में बताया हुआ नहीं है कि कौन सा है, डायरेक्ट बिजनेस, एक्सेप्टेड, सीडेड, नहीं बताया हुआ मतलब ये डायरेक्ट बिजनेस है। 12,80,000, तो ये शेड्यूल 2 में ऐड होगा 12,80,000। ये शेड्यूल 2 है हमारा, इसमें 12,80,000 ऐड होगा। इसको बोलेंगे कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 12,80,000। ठीक है, ये कॉलम्स को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, ये सारे कॉलम्स को मैं थोड़ा लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूं। जैसे आपको एक ही स्क्रीन पे सारा आंसर दिखे, मेजोरिटी आंसर दिखे एक ही स्क्रीन पे। चलो, बन गया सही फॉर्मेट। हाँ, तो मैं यहां तक पहुंचा था क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। अब क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस शेड्यूल 2 में ऐड होगा 12,80,000। आगे चलो नेक्स्ट और देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम, एक 31,318 और एक 31,319। अब 31,318
31/3/2018 मतलब लास्ट ईयर, और 31/3/2019 मतलब करंट ईयर। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। तो क्लेम जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम जो लास्ट ईयर वाला है ये 1,30,000, ये लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग 1,30,000 माइनस होगा, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,80,000 प्लस होगा। लास्ट ईयर वाला 130 माइनस। शेड्यूल 2 1,30,000 1,30,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, तो मैं लेस पे लिखूंगा, लेस आउटस्टैंडिंग कमीशन। आप इधर 31/3/18 लिखो तो भी चलेगा, लास्ट ईयर लिखो तो भी चलेगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने माइनस वाली अमाउंट नीचे कर दी और प्लस वाली अमाउंट मैं ऊपर कर देता हूँ सारी, सब प्लस वाले ऊपर माइनस वाले नीचे। और आउटस्टैंडिंग कमीशन करंट ईयर वाला प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग कमीशन यहाँ पे मैं कर दूंगा करंट ईयर, और आपको अगर अमाउंट याद हो तो करंट ईयर की अमाउंट थी 1,80,000, तो करंट ईयर वाला मैंने आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमीशन मतलब शेड्यूल 2, इसको प्रीमियम को भी सुधार के लिखें। ये जो 2,000 है ना, इसको नीचे लेके जाते हैं, लेस वाली अमाउंट्स अलग से लिखते हैं नीचे 2,000, और ये लेस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लेस अलग से लिख देते हैं और ऊपर से डिलीट कर देते हैं, यहां से नीचे अलग से लेस कर दिया, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम लास्ट ईयर। तो क्या ऐड वाले लेस वाले अच्छी तरह से दिखेंगे अलग अलग। चलो आगे, इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, इसके बाद दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 5,60,000, ये शेड्यूल 4 में आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैनेजमेंट एक्सपेंस 5,60,000, तो शेड्यूल 4 में जाऊंगा मैं, 5,60,000, यहां पे मैं लिखूंगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 5,60,000, ये शेड्यूल 4 में आएगा। आगे और कौन से एक्सपेंसेस दिए मैं, इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सी रेट। ये सी रेट शब्द याद रखो, जहां पे भी लिखा हो सी रेट मतलब माइनस, तो प्रीमियम मतलब शेड्यूल 1, सी रेट मतलब माइनस 1,50,000, ये शेड्यूल 1 में माइनस होगा 1,50,000, तो मैं शेड्यूल 1 में जाऊंगा और ये 1,50,000 मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सी रेट शेड्यूल 1 में माइनस, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सी रेट 1,50,000, ये शेड्यूल 1 में माइनस होगा। और क्या दिया हुआ है, आप देख रहे हो 99% एंट्रीज शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में ही आ रही है। फिलहाल रेवेन्यू अकाउंट में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा ही होता है, पहले पूरा शेड्यूल 1, 2, 3, 4 सॉल्व होता है। इसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, सॉरी, इसके बाद लिखा हुआ है री इंश्योरेंस रिकवरीज 40,000। री इंश्योरेंस रिकवरी मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया, ये होता है क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सी रेट, सी रेट वाला क्लेम। अभी अभी मैंने आपको बताया सी रेट मतलब माइनस, सी रेट मतलब माइनस, और क्लेम मतलब शेड्यूल 2, तो ये 40,000 शेड्यूल 2 में माइनस होगा। री इंश्योरेंस रिकवरी, ये क्लेम सी रेट है 40,000, शेड्यूल 2 में माइनस 40,000। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे या तो री इंश्योरेंस रिकवरी लिख सकते हो आप, री इंश्योरेंस रिकवरीज, या आप बोल सकते हो क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सी रेट, क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सी रेट या री इंश्योरेंस रिकवरी 40,000, ये शेड्यूल 2 में माइनस होता है। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑन 31/3/19 4,000, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मतलब शेड्यूल 1, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है,
तो 4000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग शेड्यूल 1 में प्लस होगा, शेड्यूल 1 4000 यहां पे प्लस होगा, यहां पे मैं लिखूंगा ऐड वाली अमाउंट्स, ऐड, और मैं यहां पे इसके नीचे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम करंट ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम करंट ईयर। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है 4000, यहां पे मैंने करंट ईयर लिखा, मतलब 31,319। आगे और क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन में सेकंड नंबर कॉलम है प्रीमियम, ओनली प्रीमियम, मतलब हमारी इनकम 22,50,000, मतलब प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस 22,50,000, ये शेड्यूल 1 में प्लस होगा 22,50,000, 40,000, 22,40,000, ये शेड्यूल 1 में ऐड होगा 22,40,000, प्रीमियम अर्न्ड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, हमारी सबसे बड़ी इनकम 22,40,000। आगे फिर आपको दिया हुआ है ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी में आप देख रहे हो साइड में मैंने OE लिखा है, OE मतलब अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 5,000 ग्रेचुइटी, और बैड डेट्स 1,000 ये अदर एक्सपेंस, मतलब ये दोनों जो होते हैं ग्रेचुइटी और बैड डेट्स, ये दोनों किसी शेड्यूल में नहीं आते, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में नहीं आते, ये दोनों डायरेक्टली रेवेन्यू अकाउंट में अदर एक्सपेंसेस के नीचे आएंगे, ग्रेचुइटी और बैड डेट्स 5,000 और 1,000, ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट, ये अदर एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में 5,000 और 1,000, ये अदर एक्सपेंस का कोई शेड्यूल नंबर नहीं होता है, ये ग्रेचुइटी और ये बैड डेट्स, ये दोनों हमारे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे 5,000 और 1,000। आगे ये शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में नहीं आते, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मोटर कार एक्सेट्रा 10,000, डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है 10,000 शेड्यूल 4 में, तो शेड्यूल 4 में जाऊंगा मैं और डेप्रिसिएशन लिखूंगा मैं शेड्यूल 4, ये शेड्यूल 4 10,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मोटर एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मोटर एक्सेट्रा 10,000, ये हमारे शेड्यूल 4 में आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। आगे 10,000, ये रहा 10,000, ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। फिर लिखा हुआ है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सी डेट, कमीशन मतलब शेड्यूल 3, सी डेट मतलब हमेशा माइनस, कमीशन मतलब शेड्यूल 3, सी डेट मतलब हमेशा माइनस 1,000, तो शेड्यूल 3 में माइनस होगा 1,000, कमीशन शेड्यूल 3 में 1,000 माइनस, यहां पे मैं लिखूंगा लेस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सी डेट, लेस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सी डेट 1,000, ये कमीशन वाले शेड्यूल में मतलब शेड्यूल 3 में माइनस होगा, सी डेट मतलब हमेशा माइनस और कमीशन मतलब शेड्यूल 3। आगे शेड्यूल 1 होता है प्रीमियम, शेड्यूल 2 होता है क्लेम, शेड्यूल 3 होता है कमीशन और शेड्यूल 4 होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आगे फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 149,040, ये जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है 149,040, ये अदर इनकम्स में आएगा डायरेक्टली रेवेन्यू अकाउंट में, ये हमारी इनकम होती है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला हमको 149,040, 149,040, ये हमारे अदर इनकम्स में आएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, RECD मतलब रिसीव्ड 149,040। अब आपको लगेगा सर इनर कॉलम में क्यों लिखा है, आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका रीजन है, इससे रिलेटेड एक और ट्रांजैक्शन दी हुई है क्वेश्चन में और वो हमेशा दी हुई होती है, पहले इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड को पहले इसको इनर कॉलम में लिखते हैं,
इसके बाद आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। चलो, ये अदर इनकम्स में आता है, कोई शेड्यूल में नहीं आता है, कोई शेड्यूल में नहीं, ये 149040 कोई शेड्यूल में नहीं आता है, अदर इनकम्स में आता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑन अबव। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑन अबव 13040, मतलब ये जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमको मिला उसमें से इतना इनकम टैक्स 13040 गवर्नमेंट ने काट लिया। इसको टीडीएस भी बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जो कंपनी से हमको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला उन लोगों ने हमारा टैक्स पहले से ही काट दिया। जिस कंपनी से हमको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला तो 13040 हमको माइनस होके ही मिला, तो 13040 माइनस कर दूंगा मैं, 13040 ये मैं माइनस कर दूंगा, इधर मैं लिखूंगा लेस इनकम टैक्स ऑन अबव, मतलब इस 149040 में से ये इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा, बाकी जितना पैसा बचेगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, मतलब टैक्स इनकम टैक्स माइनस करके ही लिखेंगे। तो 149040 माइनस 13040, तो बाकी आएगा 1,36,000। ये 1,36,000 को बोलते हैं नेट इनकम। अब किसी किसी क्वेश्चन में ये नेट इनकम दिया हुआ ही होता है 1,36,000, किसी किसी क्वेश्चन में ये 1,36,000 नेट इनकम डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो अगर डायरेक्टली नेट इनकम दिया हो तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देना। अब आप इसको नेट इनकम भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स बोलो या नेट इनकम बोलो, सब एक ही बात है। और ये जो 149040 है बेटा, ये जो 149040 है इसको बोलते हैं ग्रॉस। ये जो 149040 है इसको ग्रॉस इनकम बोलते हैं, मतलब टैक्स माइनस करने से पहले जो इनकम होती है वो ग्रॉस इनकम होती है, और टैक्स माइनस करने के बाद जो इनकम होती है वो नेट इनकम होती है। तो अगर ग्रॉस दिया हुआ हो तो इनर कॉलम में लिखना, नेट दिया हो तो आउटर कॉलम में लिखना। आगे फिर आपको दिया हुआ है कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 3 लाख। कमीशन मतलब शेड्यूल 3, डायरेक्ट बिजनेस मतलब एड 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपीस, ये 3 लाख रुपीस कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस मैं ऐड करूंगा शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 में जाएंगे, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 3 लाख, यहां पे मैं लिखूंगा कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 3 लाख, ये हमारा एक्सपेंस होता है, शेड्यूल 3 में आएगा कमीशन। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब हमेशा प्लस, एक्सेप्टेड मतलब हमेशा प्लस, और कमीशन मतलब शेड्यूल 3 40,000। शेड्यूल 3 में 40,000 ऐड होगा, शेड्यूल 3 में 40,000 ऐड होगा। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, यहां पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड शेड्यूल 3 में ऐड होगा। एक्सेप्टेड मतलब हमेशा प्लस होता है और कमीशन मतलब शेड्यूल 3। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रीमियम रिसीव्ड री इंश्योरेंस। अब प्रीमियम रिसीव कब होता है? जब री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होता है। कौन से री इंश्योरेंस में प्रीमियम रिसीव होता है? एक्सेप्टेड वाले में। सीडेड वाले में हम प्रीमियम पे करते हैं, तो प्रीमियम रिसीव कौन से री इंश्योरेंस में प्रीमियम रिसीव होता है? एक्सेप्टेड वाले में 40,000। तो ये प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है। प्रीमियम मतलब शेड्यूल 1, एक्सेप्टेड मतलब प्लस। तो 40,000 हमको मिला, ये हमारी इनकम है 40,000। $40,000 शेड्यूल 1 में ऐड होगा 40,000।
क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, क्योंकि ये पैसा रिसीव्ड है। रिसीव्ड है तो ये हमारी इनकम हुई, इनकम हुआ तो शेड्यूल 1 में प्लस होगा 40,000। आगे यहां पे मैंने शायद गलती कर दी है, ये कमीशन मैंने शेड्यूल 2 में लिख दिया है कमीशन, एक्चुअली ये क्लेम है। कमीशन शेड्यूल, हाँ अमाउंट्स मैंने सारी सही लिखी है, अमाउंट सब एकदम प्रॉपर है, सही लिखी है एकदम अमाउंट, सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम गलत लिखा है शेड्यूल 2 में। ये क्लेम आएगा, क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, अमाउंट सारी बरोबर है, सही है। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम आएगा 1,80,000, मैंने भूल से सब जगह कमीशन लिख दिया है, क्लेम आएगा। अब सब सही है, ठीक है। एक बार चेक करके बताता हूँ, ये 1280, 180, 130 परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। सिर्फ यहाँ पे कमीशन लिखा था शेड्यूल 2 में, कमीशन नहीं क्लेम आएगा, अमाउंट एकदम सही है। मैं 1280 से लेकर आपको फिर से दिखाता हूँ क्वेश्चन में। ये देखो, ये 12,80,000 क्लेम पेड, शेड्यूल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 में प्लस मैंने किया है, शेड्यूल 2 में प्लस 1280, और 180 और 130 था, ये था 130 और 180, ये भी क्लेम है। तो एकदम परफेक्ट है, जो भी मैंने सब लिखा है, सिर्फ नाम भूल से मैंने पहले भूल से कमीशन लिख दिया था, बट सही में वो क्लेम है, शेड्यूल 2 वाला, ये शेड्यूल 2 वाला। यहाँ पे सब जगह पे क्लेम 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 आएगा, मैंने भूल से पहले कमीशन लिखा था, अभी सही कर दिया, अमाउंट सारी सही है। आगे अब ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीट हो गई, ये 40,000 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे लास्ट में हमेशा ऐसी एडजस्टमेंट आएगी, यू आर रिक्वायर्ड टू कीप अ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट 50% ऑफ द नेट प्रीमियम। मुझे पता नहीं आपको ये दिख रहा है कि नहीं, पर ये नेट प्रीमियम लिखा हुआ है, 50% ऑफ नेट प्रीमियम एंड एडिशनल रिजर्व ऑफ ₹2 लाख। तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% ऑफ नेट प्रीमियम एंड एडिशनल रिजर्व 2 लाख, ये दोनों रिजर्व क्लोजिंग वाले हैं, दोनों क्लोजिंग वाले रिजर्व हैं, ये शेड्यूल 1 में माइनस होते हैं, एक 50% है, एक 2 लाख है, याद रखना 50% और 2 लाख। तो ये शेड्यूल 1 में दोनों रिजर्व्स क्लोजिंग वाले हैं, ये शेड्यूल 1 दिख रहा है आपको, दोनों क्लोजिंग वाले रिजर्व्स हैं। एक क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो है ये है 50%, 50% किसका? नेट प्रीमियम का। तो जितना भी हमारा नेट प्रीमियम आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 50% करेंगे, जितना भी नेट प्रीमियम आएगा। ये आपको एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज 50% ऑफ नेट प्रीमियम। अभी तक मुझे ये पता नहीं है कि नेट प्रीमियम कितना आएगा, जब नेट प्रीमियम पता चल जाएगा तो मैं 50% निकाल दूंगा। नेट प्रीमियम यहाँ पे आता है, ये शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में ये आधे पेज के बाद नेट प्रीमियम आता है, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आती है, ये जो अमाउंट आती है इसको नेट प्रीमियम बोलते हैं, इस अमाउंट को नेट प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे नेट प्रीमियम आएगा प्लस माइनस करने के बाद उसका 50%, पर वो अभी नहीं आएगा, बाद में करेंगे। तो क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज 50% ऑफ नेट प्रीमियम। फिर क्लोजिंग एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख, ये 2 लाख आपको एडजस्टमेंट में लास्ट लाइन में दिया हुआ है 2 लाख। चलो अब नेट प्रीमियम निकालते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई। अब बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? पहले शेड्यूल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। पहले शेड्यूल 1, 2, 3, 4 को टोटल करेंगे, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 का टोटल रेवेन्यू अकाउंट में लेके जाएंगे, फिर रेवेन्यू अकाउंट को टैली करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट सबसे लास्ट में टैली होगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले प्रीमियम को टैली करते हैं, मतलब शेड्यूल 1 को टैली करते हैं। शेड्यूल 1 में ये 22,40,000 प्लस होगा, ये 4,000 भी प्लस होगा, ये 40,000 भी प्लस होगा, ये 2,000 माइनस होगा, और ये 1,50,000 माइनस होगा, इक्वल टू 22,40,000 प्लस 4,000 प्लस 40,000
-2,000 -1,50,000, तो ऊपर वाली 3 अमाउंट प्लस वाली है और नीचे वाली 2 अमाउंट माइनस वाली है, तो हमारा नेट प्रीमियम आएगा 21,30,000। ये जो 21,30,000 आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट होती है। इस 21,32,000 पे 50% रिजर्व निकालेंगे, तो 21,32,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, यहाँ पे आएगा 21,32,000 जो हमारा नेट प्रीमियम आया। तो 21,32,000 का 50%, अब इक्वल टू 21,32,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100, ये आएगा 1066,000, मतलब 10,66,000। 10,66,000 मतलब 21,32,000 का आधा, 21,32,000 का 50%, 10,66,000। अब 1066 और 2 लाख दोनों को मिला के आएगा 1266। ऑब्वियसली 1066 और 2 लाख ये आएगा 12,66,000। ठीक है, अब जो हमारा नेट प्रीमियम था ये 21,32,000, उसमें ये 12 लाख प्लस करेंगे, 12 लाख मतलब दोनों ओपनिंग वाले रिजर्व्स प्लस करेंगे और ये 12,66,000 माइनस करेंगे। सुनना ध्यान से, इक्वल टू जो हमारा नेट प्रीमियम था 21,32,000, उसमें ये 12 लाख प्लस करेंगे और ये 12,66,000 माइनस करेंगे। आप कैलसी पे ट्राई कर सकते हो, 21,32,000 प्लस 12 लाख माइनस 12,66,000, तो हमारा आंसर आएगा 20,66,000। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं मैं, यदि एक ही स्क्रीन पे दिखा सकूं मैं। ठीक है, 20,66,000 मतलब मैंने क्या किया है, अब आपको दिखाई देगा मैंने क्या किया है। ये 21,32,000 प्लस ये वाला 12 लाख माइनस ये वाला 12,66,000, तो मेरा आंसर आया 20,66,000। अब ये जो 20,66,000 आया आंसर, ये जो आंसर आया हमारा 20,66,000, इस आंसर को 20,66,000 को रेवेन्यू अकाउंट में लेके जाएंगे। रेवेन्यू अकाउंट में 20,66,000 यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट में शेड्यूल 1 के सामने लिखेंगे 20,66,000, मतलब जो शेड्यूल 1 का आंसर आया उसको रेवेन्यू अकाउंट में लेके जाते हैं फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में। अब शेड्यूल 2 है क्लेम्स इंकर्ड। क्लेम्स इंकर्ड का प्लस वाले प्लस करेंगे, माइनस वाले माइनस करेंगे, फिर रेवेन्यू अकाउंट में लेके जाएंगे। बेटा बाकी आधा मिनट ही है ये वीडियो लेक्चर एंड होने में, तो मैं पूरा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आंसर, आप लोग अभी लिख सकते हो। मैं एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं शेड्यूल 2, 3, 4 को बैलेंस करके रेवेन्यू अकाउंट में लेके जाऊंगा, पर अभी एक बार स्क्रॉल कर देता हूं कि इतना आप लोग लिख लो। बाकी छोटी सी बैलेंसिंग बाकी है, उसका एक 5 मिनट का एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं। शेड्यूल 2, 3, 4 को टैली करके टोटल करके रेवेन्यू अकाउंट में लेके जाना है। ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो। अब मैं फटाफट से स्क्रॉल कर देता हूं। ये रेवेन्यू अकाउंट फर्स्ट पार्ट लिखना बेटा सब लोग, ये सेकंड पार्ट, ये लास्ट, ये हमारा शेड्यूल 1 फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये शेड्यूल 2, ये शेड्यूल 3 और ये शेड्यूल 4।